नमस्कारम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छाएं। तो आज हम एक नए प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स। दिस इज अ लेक्चर ऑन करियर गाइडेंस विच इज ब्रॉट टू यू बाय इलाइट गुरुकुल लिमिटेड एंड आई एम आरती विश्वकर्मा, जो आपको इस कोर्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में। कंटिन्यूइंग टू आवर डिस्कशन, दिस इज हाउ योर इंस्टीट्यूट का लोगो लुक्स लाइक। The Institute of Company Secretaries of India is the only institute which is recognized to conduct the CS course. The Company Secretaries Act 1980 is established by an act of Indian Parliament. तो हमारे सेंट्रल लेवल पे ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। Continuing to our discussion, हम सबको पता है कि CA क्या होता है, CMA क्या होता है, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको CS के बारे में पता होता है। तो लेट्स हैव अ लुक कि CS क्या है। तो दिस कोर्स इज ऑफर्ड बाय ICSI एंड ही इज द KMP ऑफ द कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय KMP? तो KMP का फुल फॉर्म होता है कि मैनेजरियल पर्सोनल। मतलब क्या मैम? तो जो CS होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं, जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे हमारे स्ट्रैटेजी प्लानर्स होते हैं, वैसे ही हमारे CS होते हैं कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, जो कंपनी के कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं। तो CS ensures that an organization complies with relevant legislations and regulation and keeps board members informed of their legal responsibilities. तो CS इंश्योर क्या करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, सेबीज हो गए, डिपॉजिटरीज एक्ट होता है, लेबर लॉज होता है, इंडस्ट्रियल एक्ट होता है, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं। तो उसको चेक करना है कि मेरी कंपनी को कौन कौन से लॉज या रेगुलेशंस एप्लीकेबल है और उन सारे लॉज को कंप्लाई करना होता है CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी उनके बोर्ड मेंबर्स है उनके क्या क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस है उनको इन्फॉर्म करते रहना एंड रिव्यू करते रहना। मूविंग अहेड कि CS के रोल क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला ही लिखा है ही इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इट्स बोर्ड, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड अदर स्टेक होल्डर। मतलब क्या, हम जो CS होते हैं वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द कंपनी एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। अभी स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे कुछ को मेंशन किया, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो जाते हैं, हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो जाती है, ROC हो गई, गवर्नमेंट हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स होते हैं और कंपनी होती है। इन दोनों के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है कि कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, कंपनीज वेदर आपके जितने भी पैसे आपने कंपनी में लगाए हुए हैं वो प्रॉपरली यूज कर रहा है या नहीं यूज कर रहा है, या फिर कंपनी प्रॉपर कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है ना। ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन कंपनी सेक्रेटरी कंपनी से लेके अपने अदर स्टेक होल्डर्स को देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट he ensures that board procedures are followed and regularly reviewed. बोर्ड के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनुअली 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है। तो बोर्ड मीटिंग्स का डेट क्या होगा, बोर्ड मीटिंग्स कब रखनी है, कहाँ रखनी है, किन डायरेक्टर्स को बुलाना है, कोरम क्या है, प्लस एजेंडा क्या है बोर्ड का। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशंस होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड मीटिंग शुरू होने के पहले कुछ प्री प्रोसीजर्स होते हैं वो कंप्लाई करने होते हैं, ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो कंप्लाई करने होते हैं, प्लस पोस्ट मीटिंग कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो कंप्लाई करने होते हैं। वो सारा CS करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मीटिंग्स खत्म होने के बाद बोर्ड रिपोर्ट्स बनता है, बोर्ड मिनट्स बनते हैं। तो मिनट्स में उस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, क्या कंक्लूजन हुआ, कितने डायरेक्टर्स ने असेंट दिया अपना, कितने डायरेक्टर्स ने डिसेंट किया उस पर्टिकुलर प्रोविजंस को लेके। तो ऐसे सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है मिनट्स बुक के अंदर, जो CS करता है। तो आप देख सकते हो ये CS है, हु इज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड,
कि और क्या क्या करते हैं सीएस, तो दे प्रोवाइड कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज, जैसे कि प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेट करना सीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। सीएस वो काम करते हैं, कंपनीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसीजर है, ये सारी इंफॉर्मेशन सीएस को होती है। फाइलिंग, रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म्स, रिटर्न्स एंड एप्लीकेशंस बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो कंपनीज को एनुअली बहुत सारे कंप्लायंस करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी होती है, बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने कंपनी में ऑडिटर्स को अपॉइंट किया तो हमको फॉर्म ADT 1 फाइल करना होता है। तो फॉर्म ADT 1 फाइल करने के लिए क्या क्या रेजोल्यूशंस लगते हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं जो हमको उनके साथ फाइल करना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन किसको पता होती है, सीएस को पता होती है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड एंड जनरल मीटिंग एंड फॉलो अप एक्शंस देयरऑफ। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हमको बोर्ड मीटिंग करनी होती है, साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, प्लेस, वेन्यू सब डिसाइड करना होता है कि बोर्ड मीटिंग का कहाँ पर होगा। वैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग होता है, हमको उनका भी प्री एजीएम के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, पोस्ट एजीएम प्रोसीजर्स होते हैं, ड्यूरिंग एजीएम प्रोसीजर्स होते हैं। सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना होता है, नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए, नोटिस के साथ क्या जाना चाहिए, एजेंडा में क्या लिखा होगा, वोटिंग राइट कैसे होगा, कोई अगर शेयर होल्डर है जो खुद प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, अगर वो अपने बिहाफ में किसी और को भेजना चाहता है जिसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं, तो उसके क्या प्रोसीजर्स है, आपको क्या करना होगा, उसके लिए कितने दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर कोई शेयर होल्डर है जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना एजीएम अटेंड करना है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करना होता है। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो सीएस के ऊपर होती है, तो वो सारी चीज़ों का वो टेक केयर करते हैं। प्लस ऑल वर्क्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड अदर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, सिक्योरिटीज के रिलेटेड जितने भी लॉज एप्लीकेबल है, बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है वो आप फॉलो अप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्लस अगर आपकी कंपनी से कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके क्या प्रोसीजर्स है, वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है। अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो उनके शेयर्स, उनके लीगल एयर्स को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, वो सारा प्रोसीजर्स कौन हैंडल करता है, सीएस हैंडल करता है। मूविंग अहेड, कस्टोडियन ऑफ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स। कस्टोडियन मतलब क्या होता है, द वन हु कीप्स द कस्टडी। तो सीएस इज द पर्सन हु कीप्स द कस्टडी ऑफ वेरियस रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। जैसे कि हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, दैट इज कि हमारे कंपनी में कितने मेंबर्स हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसकी कस्टडी कहाँ होती है, सीएस के पास होती है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनकी कस्टडी किसके पास होती है, शेयर कंपनी सेक्रेटरीज के पास होती है। मूविंग अहेड, अगर मैं बोलूँ कि हमारा फिक्स असेट्स का रजिस्टर है तो उसकी भी कस्टडी किसके पास होती है, सीएस के पास होती है। और जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेजोल्यूशंस हो गए, एनुअल रिटर्न्स हो गए, सारे जो पेपर वर्क्स है, जो पेपर्स को कीप सेफ कस्टडी में रखना होता है, वो कौन करता है, सीएस करता है। मूविंग अहेड, मर्जर्स एंड अमालगमेशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो मर्जर्स कैसे होते हैं, अमालगमेशंस कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर है, स्ट्रैटेजिक अलायंस का क्या प्रोसीजर है, वो कौन हैंडल करता है, सीएस हैंडल करता है। फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड जॉइंट वेंचर्स कौन करता है, हैंडल सीएस करता है। सेटिंग अप सब्सिडरीज अब्रॉड, अगर आपको आउटसाइड इंडिया कोई सब्सिडरी अब सेटअप करना है तो कैसे कर सकते हो, उसका प्रोसीजर कौन आपको बताएगा, सीएस बताएगा। सॉरी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड कॉम्पिटिशन लॉ एंड कंप्लायंस। कंपटीशन, अगर आपको कंपटीशन लॉज एप्लीकेबल है तो उनकी पॉलिसीज क्या क्या है, आपको क्या क्या उसमें फॉलो अप लेने हैं, प्लस उनकी जो कंप्लायंसेस है वो आपको मैनेज करनी होती है और हैंडल करनी होती है। आईपीआर प्रोटेक्शन, आईपीआर क्या, तो आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आपने आपके पास कोई आईपीआर है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करा के लेना होता है, उसका मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एंड ऑडिट, ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है, सीएस हैंडल करता है। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको हम मानते हैं कि आप लॉ के देवता हो, आपको लॉ अच्छे से आता है, तो लॉ को ड्राफ्ट करना, जैसे कोई अग्रीमेंट बनाना, डीड बनाना, रेजोल्यूशन बनाना, ये सारे किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर्विसेज, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड आर्बिट्रेशन एंड नॉट। इफ यू आर नॉट अवेयर तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आर्बिट्रेशन क्या होता है। अगर एक छोटा रिव्यू दूं तो आर्बिट्रेशन इज द सेटलर, जो दो पार्टीज के डिस्प्यूट को सेटल करता है, उसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो वो सारे सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरीज। मूविंग अहेड,
CS एज ए गवर्नेंस प्रोफेशनल, मतलब CS क्या क्या कर सकता है अपने लाइफ में, उसके कुछ एक छोटा सा व्यू है यहाँ पे। तो सबसे पहला इंटरनल ऑडिटर। CS स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो CS क्या कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर बन सकता है कंपनीज का, कोई डाउट नहीं है उसमें। ही एक्ट एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है, तो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को हमको अपॉइंट करना होता है कोर्ट के थ्रू, जो उस कंपनी के असेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो हमको रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करना होता है, तो वो एक CS बन सकता है। कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी के जितने भी कंप्लायंसेस आपको हैंडल करने पड़ेंगे, तो आप कंप्लायंस ऑफिसर होते हो। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो। 2016 में एक नया कोड आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो उस कोड के हिसाब से अगर आप मेंबर हो इन ICAI के, ICSI के, ICWAI के, तो यू कैन अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोड का वैल्यूअर। मूविंग अहेड, रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज। आप अपनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हो वेरियस अथॉरिटीज के सामने, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, ROC हो गया, या किसी गवर्नमेंट के सामने अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कंपनी को, तो CS कैन रिप्रेजेंट अ कंपनी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजर। तो आप एक कॉर्पोरेट प्लानर होते हो, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करते हो कि कंपनी को कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है, वेदर इट शुड बी टर्न अराउंड या नहीं। तो इससे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज फॉलो अप करते हैं, बनाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरियल ऑडिटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द ओनली पर्सन हु कैन साइन ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको कॉस्ट ऑडिट करना है, तो कॉस्ट ऑडिट के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं आपको बोलूँ सेक्रेटरियल ऑडिट करना है, कंपनी के कंप्लायंस का ऑडिट करना है, तो CS इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन जो ये काम कर सकता है। तो तीनों प्रोफेशन के अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो यू कैन नॉट कंपेयर वन कोर्स विद द अदर कोर्स। ओके, मूविंग अहेड, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विसेज। हम एक क्या पढ़ते हैं? कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विसेज। कंपनीज को एडवाइज करते हैं बहुत सारे लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे, जैसे सेबी एक्ट के बारे में, सेबी एक्ट का कंप्लायंस उनको एप्लीकेबल है तो उसको कैसे कंप्लाई करना है। फेमा हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, डिपॉजिटरीज एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल लॉज हो गए, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है जिसके ऊपर जो कंप्लाई करना होता है कंपनी सेक्रेटरीज को। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं एक CS कोर्स को फिनिश करने के लिए। तो बंदे को बहुत डाउट है कि क्या है स्टेप, तो मैं डिस्कस करती हूँ। 3 लेवल होते हैं, जैसे हमारे CA कोर्स के 3 लेवल होते हैं, वैसे ही CS कोर्स के भी 3 लेवल होते हैं। पहला होता है CS-EET, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा प्रोफेशनल। पहले CS-EET नहीं था। CS-EET 3 फरवरी 2020 को इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया, और जो CS फाउंडेशन कोर्स था, इसके पहले हमारा CS फाउंडेशन हुआ करता था, CS फाउंडेशन को स्क्रैप कर दिया गया है। तो अब CS फाउंडेशन की जगह किसने ले ली है? CS-EET ने ले ली है, जहां पे एक 12th पास स्टूडेंट होने दो, या फिर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होने दो, या एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होने दो, आप कोई भी स्टूडेंट होने दो, आपको मैंडेटरी क्या होता है? CS-EET का एग्जाम देना। आप पहले ऐसा हुआ करता था कि आप ग्रेजुएशन फिनिश कर लिए हो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश कर लिए हो, तो आपको फाउंडेशन की एग्जाम नहीं देनी होती थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन को ही स्क्रैप कर दिया और नया मॉडल लेकर आया है। इसके लिए फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन होने दो या पोस्ट ग्रेजुएशन होने दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CS-EET की एग्जाम देनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेवल एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड लेवल इज प्रोफेशनल एंड फाइनल लेवल। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है आपके डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली मिनिमम स्पैन होता है इसका 3 इयर्स। तो 3 इयर्स में यू कैन बिकम अ कंपनी सेक्रेटरीज। तो जो फर्स्ट लेवल है CS-EET, उसके बारे में देख लेते हैं। So CS Executive Entrance Test is the first steps towards achieving your goals. Students who have passed senior secondary examination, that is 12th, or appearing in senior secondary examination with the condition of submitting 12th pass proof at the time of executive program registration. तो अगर आपने 12th पास कर लिया है या आप 12th में अपीयर कर रहे हो और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है,
तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है, यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट टू द इंस्टीट्यूट। तो आप ये कोर्स फर्स्ट स्टेप अचीव कर लेते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका CS एग्जीक्यूटिव। जब मैं इस नेक्स्ट स्टेप की बात करती हूँ, यहाँ पे 2 लोग आ सकते हैं। एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने CS फाउंडेशन दे दिया होगा, जिन्होंने CS फाउंडेशन पास किया होगा, उनके लिए तो अभी ऐसा हम नहीं बोल सकते ना कि अगेन यू हैव टू गिव CSEET का एग्जाम, तो नहीं। जो CS फाउंडेशन एग्जाम है पास हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, प्लस जो CSEET पास करके आए हैं वो लोग यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर पासिंग CSEET एग्जाम और CS फाउंडेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स टुवर्ड्स देयर गोल्स। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज इज CS प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है, आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर यू टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरीज। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ग्लांस। तो देखते हैं CSEET में आप रजिस्ट्रेशन कब ले सकते हो, इसकी एग्जाम कब होती है, और इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, हम वो देख लेते हैं। तो कट ऑफ डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट होता है वो क्या है, इसके पहले ये डिस्कस करने के पहले एक चीज और, पहले जब फाउंडेशन की एग्जाम हुआ करती थी तो साल में 2 बार हुआ करती थी। 2 बार, एक बार दिसंबर का टाइम आता था और एक बार जून का टाइम आता था। तो अगर आप जून में फेल होते तो दिसंबर में दो, दिसंबर में फेल हुए तो जून में दो। तो ये 2 बार एक साल में एग्जाम होते थे। लेकिन जब से इंस्टीट्यूट ने CSEET इंट्रोड्यूस किया है, तब से ये जो CSEET की एग्जाम होती है वो 4 टाइम्स होती है, 4 टाइम्स। तो आप 4 बार ये 4 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको ये एग्जाम अपीयर करने के लिए। तो पहला रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल। अगर आप इस दोनों डेट के बीच में रजिस्टर करते हो तो आपको एग्जाम देने को मिलेगा मई के मंथ में, 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल, मतलब दिसंबर का आधा, अप्रैल का आधा महीना आपको मिलता है पूरा। इन दोनों मंथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो आपको रजिस्टर करने के लिए मिलता है। प्लस आपकी एग्जाम कब होगी, फिर मई मंथ में होगी। और एग्जाम का डेट ऐसा फिक्स नहीं है, वो एग्जाम टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूजुअली 2nd या 3rd वीक ऑफ मई मंथ में एग्जाम होगी। नेक्स्ट है आपका 16 अप्रैल टू 15 जून। अगर आप इन दोनों डेट्स के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो आपका अटेम्प्ट होगा, गेस करो क्या होगा, वो जुलाई। तो 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई होता है। 3rd रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 16 जून टू 15 अक्टूबर। अगर आप इन दोनों डेट्स के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हो तो 2nd एंड 3rd वीक ऑफ नवंबर विल बी योर एग्जाम डेट, एंड द लास्ट इज 16 अक्टूबर टू 15 दिसंबर। अगर आपने इस डेट के बीच में रजिस्ट्रेशन किया तो 2nd और 3rd वीक ऑफ जैन आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं CSEET एग्जाम के, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, विद इन 10 to 15 डेज और 10 to 20 डेज आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी एक एग्जाम देते हो तो यू क्वालिफाई योर CSEET एग्जाम एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम। यहां तक समझा आपको? गुड। नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब आपने CSEET तो क्लियर किया, अब CS एग्जीक्यूटिव का क्या है। तो आपको CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कट ऑफ डेट्स है। अब यहाँ पे जो CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल की एग्जाम्स होती है वो साल में 2 बार ही होती है, वन बीइंग जून एंड अदर इज दिसंबर। तो यही 2 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको एग्जाम्स अपीयर करने के लिए। तो फर्स्ट डेट है, तो अगर आपने अप टू 31 मई तक रजिस्ट्रेशन किया है तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन बोथ मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन दिसंबर। तो अगर आप 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका जो अटेम्प्ट ड्यू होगा CS एग्जीक्यूटिव का, दैट वुड बी दिसंबर अटेम्प्ट। और इन दैट अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, या मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2। तो आप दोनों मॉड्यूल एलिजिबल हो यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। अगर आप यही 1 महीने से एक्सटेंड कर देते हो, 1 मंथ से अगर आप आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करते हो तो इट बिकम्स नॉट 1 मंथ, सॉरी 2 मंथ्स। अगर आप 2 मंथ से आपका रजिस्ट्रेशन डिले करते हो तो अगर आप 31 जुलाई तक रजिस्टर करते हो तो भी आप एलिजिबल हो दिसंबर एग्जाम के लिए, आप दिसंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 1 मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने 31 मई तक रजिस्ट्रेशन किया
तो आप दोनों मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने डिले करके 31 जुलाई पे रजिस्ट्रेशन किया तो आप दिसंबर के अटेम्प्ट में खाली एक ही मॉड्यूल अपीयर कर सकते हो। तो सेकेंड मॉड्यूल कब अपीयर करेंगे मैम? तो जो सेकेंड मॉड्यूल का एग्जाम होगा आपका वो नेक्स्ट ईयर के जून मंथ में होगा, तो आप जून में सेकेंड मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर थर्ड आपका रजिस्ट्रेशन डेट है, दैट इज 30 नवंबर। अगर आप अप टू 30 नवंबर रजिस्ट्रेशन करते हो तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन बोथ मॉड्यूल्स इन जून मंथ। जून मंथ की जो एग्जाम होगी, नेक्स्ट कमिंग जून मंथ की जो एग्जाम होगी, उसमें आप दोनों मॉड्यूल में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर फिर से आपने डिले किया रजिस्ट्रेशन में एंड इट बिकम, अगर आपने 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन लिया है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो जो आपका जून में एग्जाम होगा उसमें आप सिर्फ एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हो, दोनों ग्रुप का एग्जाम आप नहीं दे सकते हो जून में। ओके, देन यू हैव टू क्वालिफाई योर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम एंड आफ्टर दैट यू कैन रजिस्टर फॉर सीएस प्रोफेशनल एग्जाम। एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम के बाद दूसरी एग्जाम इमीडिएटली आती है। देयर इज नो मैंडेटरी आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप पीरियड विच यू हैव टू टेक बिटवीन योर एग्जाम्स। मूविंग अहेड, रजिस्टर फॉर सीएस प्रोफेशनल कोर्स, दिस इज योर लास्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा इसके लिए, तो इसका भी कट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट अगर आप देखोगे तो इट बिकम्स सेम, इसके भी रजिस्ट्रेशन की डेट सेम है। खाली एक चेंज क्या है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए आप रजिस्टर करते हो तो आपको वहां पे 2 मॉड्यूल की एग्जाम्स देनी होती है, लेकिन जब आप फाइनल में आते हो तो आपका फाइनल में 3 मॉड्यूल का एग्जाम होता है। तो आपके एग्जाम्स कितने? 3 मॉड्यूल में डिवाइड होते हैं। तो अगर आपने 31 मई तक रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ये बोथ नहीं, ये तीनों ग्रुप में तीनों मॉड्यूल के लिए आप एलिजिबल होते हो दिसंबर एग्जाम में। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया तो सेम कंडीशन अप्लाइज कि आप सिर्फ एक मॉड्यूल का ही एग्जाम दे सकते हो दिसंबर मंथ में, तीनों मॉड्यूल नहीं अपीयर कर सकते हो। 2 मॉड्यूल कर सकते हो क्या? नहीं, एक मतलब सिर्फ एक मॉड्यूल ही आप अपीयर कर सकते हो। अगर आपने 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया तो यहां पर भी आप तीनों मॉड्यूल अपीयर कर सकते हो जून मंथ में, कमिंग जून मंथ में। लेकिन अगर आपने 31 जनवरी कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया, तो आप जून के खाली जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है उसमें ही अपीयर कर सकते हो। बाकी के 2 मॉड्यूल के लिए आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट का वेट करना होगा। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन में डिले ना करो, आप जितना जल्दी हो सके उतना रजिस्ट्रेशन ले लो, ताकि जो आपके एग्जाम्स होते हैं, बी इट 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल और 3 मॉड्यूल, आप उसको इमीडिएटली क्लियर कर लो रजिस्टर करने के बाद। जिससे ही आपका ये आप सीएस के एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, सो यू बिकम अ member of Institute of Company Secretaries of India. This is the very proud movement for any professional students to achieve their goals. Next, moving ahead, तो अगर आपको पता है CA कोर्स या CMA कोर्स, कोई भी कोर्स ले लो, इंस्टीट्यूट कभी नहीं चाहते कि आप खाली एग्जाम देके आप वर्ल्ड में या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर इंडस्ट्री में ऐसे सामने आओ विदाउट हैविंग एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके लिए इंस्टीट्यूट क्या सजेस्ट करती है? सबको ट्रेनिंग लेने के लिए। तो अगर आपने देखा होगा तो सीए इंस्टीट्यूट भी सीए इंटर के एग्जाम होने के बाद वो क्या करते हैं, आपको मैंडेटरी 3 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक रिलैक्सेशन क्या है कि अगर आप अपना तीनों लेवल के एग्जाम्स क्लियर करते हो और उसके बाद अगर आप अपने इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो तो वेल एंड गुड, तो इसमें आपका इंटर्नशिप का पीरियड भी कम हो जाता है, प्लस आपको जो एग्जाम का प्रेशर होता है बीच बीच में कि अरे मेरी एग्जाम आ रही है, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर एग्जाम आ रही है फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं अराइज होता है। तो सीएस के भी कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं। तो सबसे पहला ट्रेनिंग होता है 1 मंथ ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको ये ट्रेनिंग पहले लेनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग आप कब ले सकते हो? यूजुअली आप ये ट्रेनिंग कब ले सकते हो? सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद। लेकिन आपने ऐसा कोई ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद नहीं लिया तो आप फाइनल क्लियर करने के बाद आप ये एग्जाम्स अपीयर कर सकते हो, ये ट्रेनिंग ले सकते हो। फिर रजिस्टर फॉर 21 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जैसे आपका फाइनल या एग्जीक्यूटिव हो जाता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो या फिर आप प्रोफेशनल के बाद अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। दिस इज एन ऑप्शन फॉर एनी सीए स्टूडेंट, जो ऑप्शन सीए कोर्स में अवेलेबल नहीं होता है। तो विच इज गुड। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं
कि पहले पूरी एग्जाम्स फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद पीसफुल माइंड के साथ हम अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में फोकस कर सकते हैं। तो आप इसको अपने एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स के बाद भी दे सकते हो, अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स के बाद भी ये ट्रेनिंग ले सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया तो यू हैव टू अपीयर फॉर दिस ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन अप्लाई फॉर फाइनल, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर क्वालिफाई CS प्रोफेशनल एग्जाम एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर कॉर्पोरेट लीडरशिप रेसिडेंशियल कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम CLDP, आपको ये प्रोग्राम फिनिश करना होता है एंड देन यू बिकम अ PCS। आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज का सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है अलॉन्ग विथ योर मेंबरशिप नंबर। तो अब देखो तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है सिर्फ 2 ही ट्रेनिंग है। तो पहला ये जो आपको 3 ट्रेनिंग है, पहला 1 मंथ EDP, दूसरा आपका जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वो तो आपको लेनी है, और तीसरा आपको ये एक ट्रेनिंग फिनिश करना है। तो आपने ये तीनों ट्रेनिंग एक साथ, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोफेशनल एग्जाम आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट मूविंग अहेड, रजिस्ट्रेशन फी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन और बहुत ही लोगों का जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पे आके रुक जाता है कि फीस कितना होगा इंस्टीट्यूट में ये कोर्स करने के लिए। तो हम फीस देख लेते हैं। तो CSEET का फीस कितना है, देखो इंस्टीट्यूट का वेरी नॉमिनल अमाउंट, बहुत ही नॉमिनल है, कितना 1000 रुपीज ओनली। और कोचिंग फीस क्या है, हमारा कोचिंग फीस 18,000। ओके, फिर CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपका इंस्टीट्यूट का फीस कितना बन जाता है 10,100, दिस इज योर इंस्टीट्यूट फीस। लेकिन अगर आप मेंबर हो, मेंबर ऑफ ICAI और ICMAI, मतलब अगर आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फिनिश हो गया है, या फिर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जिसमें आपका CMA का जो पूरा कोर्स है वो फिनिश हो गया है, अगर आप ऐसे लोग हो और आप CS कोर्स करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट आपसे एक नॉमिनल फी चार्ज करता है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल फीस। ये एडिशनल फीस होता है 5,000 रुपीज, जो टोटल हो जाता है आपका 15,100 rupees for the person who is already a member of any other professional institute। तो अगर आप CA के मेंबर हो या आप CMA के मेंबर हो और आप CS कोर्स करना चाहते हो तो आपको एक एडिशनल फीस देनी होती है 5,000 की अलॉन्ग विद दिस 10,100। और अगर आप सिर्फ CS इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो और आपने CSEET एग्जाम पास कर लिया है या फिर आपने CS फाउंडेशन एग्जाम पास कर लिया है और आप रजिस्टर कर रहे हो CS एग्जीक्यूटिव सेकेंड लेवल के लिए, तो यू हैव टू पे ओनली 10,100 रुपीज का फी। एंड CS प्रोफेशनल के लिए आपको 13,000 फी पे करना होता है, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका कोई भी फी एडिशनल फी हम किसी भी मेंबर से नहीं लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारा इंस्टीट्यूट जो हमारी फीस है, गुरुकुल की फीस है आपके लिए, दैट इज 40,000 एंड 65,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, मूविंग अहेड, पासिंग क्राइटेरिया क्या है CSEET का, क्योंकि अभी ये नया कोर्स आया है और ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन इंस्टीट्यूट का जो फर्स्ट पेपर था मई 2020 का CSEET इंस्टीट्यूट कंडक्ट नहीं कर पाई। तो हम सबको डाउट होता है कि ये पेपर कैसे होगा, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है इसके अंदर, तो सब चीजें हम देख लेते हैं। तो CSEET में आपको 4 पेपर होंगे, दिख रहे हैं आपको, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 यहाँ पे क्या लिखा है 50 मार्क्स ईच पेपर। तो CS फाउंडेशन में आपको 100 मार्क का एक पेपर हुआ करता था, ऐसे टोटल 4 पेपर मतलब 400 मार्क का। पासिंग क्राइटेरिया वाज मिनिमम 200, 50%, जो हर एक इंस्टीट्यूट का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो पेपर 1 है वो बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क का है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स मतलब आपको मिनिमम कितना स्कोर करना है पासिंग, 20 मार्क्स। सॉरी, सेकेंड पेपर अगर हम देखें तो सेकेंड पेपर के 2 पार्ट है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये भी 50 मार्क का है अगेन, और इसमें पासिंग मार्क कितना है 20 मार्क्स। थर्ड पेपर के भी 2 सेक्शन है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड एनवायरमेंट, तो ये 2 पार्ट है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, ये भी 50 मार्क का है और इसका भी पासिंग मार्क कितना है 20 है। एंड जो फोर्थ पेपर है आपका, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेपर होता है। तो फोर्थ पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब कि आज की तारीख में इंडिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको जनरल, ये आपका जनरल सब्जेक्ट होता है, जीके जिसको आप बोलते हो जनरल नॉलेज सब्जेक्ट, ये आपका 20 मार्क्स का होता है।
और जो आपका बैलेंस 30 मार्क्स है ना बच्चों, ये देखो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम वाइवा वोस बोलते हैं, आपका यहाँ पे वाइवा होता है। आपने कॉलेज में वाइवा दिया होगा ना अपने टीचर्स को, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन रेडी किया है, वहाँ पे जाते हो, प्रेजेंट करते हो, टीचर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको आंसर करते हो, वैसा ही वाइवा यहाँ पे होगा 30 मार्क्स के लिए। और इसका भी आपका मिनिमम पासिंग कितना है, 20 मार्क्स है। तो ईच सब्जेक्ट में यू हैव टू स्कोर कितना, 20, जो बनता कितना है 80। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरऑल पासिंग इज 50%। इसका क्या मतलब है मैम? तो देखो आपने हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में 80 मार्क्स स्कोर तो कर लिया, लेकिन मैं पास हो गई क्या CSEET के एग्जाम? तो आंसर इज नो, हम पास नहीं हुए हैं। क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्ट टेबल है ना 50% का क्राइटेरिया, इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो टोटल पेपर है 50 मार्क्स एक पेपर का, जैसे 4 पेपर कितने होते हैं, तो 200 मार्क्स के होते हैं। तो 200 मार्क्स का हमको 50% अगर हमने किया तो कितना आता है, 100 मार्क्स। मतलब हमको मिनिमम पास होने के लिए 100 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। तो ये है आपका पेपर का डिस्कशन। तो ये सब्जेक्ट्स है और ये आपके पासिंग परसेंटेज है। ये बंदा इतना खुश क्यों था पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे जो MCQ होने वाले ना, आपके जो पेपर तो सारे MCQ पैटर्न में है, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग पहले था CS फाउंडेशन के एग्जाम में, वो अब निकाल दिया गया है। इरेजर पता नहीं क्या, तो आपका ये जो नेगेटिव मार्किंग था वो निकाल दिया गया है। तो इसके लिए बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अब हम पास हो सकते हैं इजीली। अभी हम पेपर वाइज डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 में क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी सेक्रेटरीज बनते हो, जब आप AGM अटेंड करते हो, जब आप बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हो, जब आप कुछ लिखते हो, कुछ ड्राफ्ट करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन क्या अच्छा होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हम आपको कम्युनिकेशन सिखाते हैं। इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। मतलब खाली 4 चैप्टर है आपका 50 मार्क्स के लिए। दिस इज फॉर 50 मार्क्स। तो ये 4 चैप्टर पढ़ने, 50 मार्क्स स्कोर करने आपने। नेक्स्ट पेपर है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर एक इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। आप जो प्रोफेशन कर रहे हो, जिस प्रोफेशन का कोर्स कर रहे हो, उस प्रोफेशन के बारे में भी तो आपको थोड़ा डिटेल्स पता होने चाहिए। मैंने आपको प्रीवियसली स्लाइड में बताया था कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 है, तो वो एक्ट बोलता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। प्लस एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं आपके नेक्स्ट 50 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट मूविंग अहेड, पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब इसमें क्या है, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, ये आप 12th में पढ़े होंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट, इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे जो बहुत ही यूजुअली जो हम डे टू डे बिजनेस एनवायरनमेंट, जब आप किसी कॉर्पोरेट में एज अ CS अपॉइंट होगे, तो ये सारी चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके एंट्रेंस लेवल पे ही ये सारी चीज़ें रख दी है फिल्टरिंग के लिए, कि अगर आप ये सब में अच्छे हो, अगर आप ये सब पास कर लेते हो, देन ओनली यू कैन बिकम CS, अदरवाइज यू कांट बिकम CS। नेक्स्ट मूविंग अहेड, पेपर 4। पेपर 4 इसमें 2 पार्ट्स है, मैंने आपको बताया। वाइवा के लिए आपको 30 मार्क्स है एंड 20 मार्क्स के आपके करंट अफेयर्स हैं। तो इसमें आप करंट अफेयर्स सीखते हो। लिसनिंग स्किल आपका, ये जो वाइवा होता है, वाइवा में आपका लिसनिंग स्किल्स टेस्ट किया जाता है। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में भी वो आपको कुछ बोलेंगे, पैराग्राफ लिख लो, एक डिबेट हुआ है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ भी आपको वो बोल सकते करने के लिए। प्लस ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन आप कैसे कर लेते हो, कैसे हैंडल करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी एग्जाम की जाएगी। फिर नेक्स्ट मूविंग अहेड, CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस क्या होता है। तो CS एग्जीक्यूटिव का अभी ये नया सिलेबस ड्राफ्ट हुआ है। इसमें देखो मैंने आपको बोला 2 मॉड्यूल होते हैं, तो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर। एक पेपर 100 मार्क का होता है। तो ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ये थियोरी पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ओके, पहला पेपर है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, टैक्स लॉ। ये चार पेपर आपके कहाँ पे आते हैं, मॉड्यूल 1 में आते हैं। मॉड्यूल 2 में क्या है आपका, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट,
इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये आपका मॉड्यूल 2 का पेपर हो गया। प्रोफेशनल कोर्स के सिलेबस क्या है, तो CS प्रोफेशनल का सिलेबस ऐसा है, 3 मॉड्यूल में डिवाइड है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 3 पेपर है, मॉड्यूल 1 में 3 पेपर, मॉड्यूल 2 में 3 पेपर एंड मॉड्यूल 3 में भी 3 पेपर है। देखते हैं पेपर 1 क्या है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉ, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। देखो मैंने आपको बोला ना, आपको लेटर्स ड्राफ्ट करने होते हैं, मिनट्स ड्राफ्ट करने होते हैं, लीगल अग्रीमेंट्स बनाने होते हैं, तो आपको यहाँ सिखाया जाता है। पेपर 2, मॉड्यूल 2 में क्या है आपके, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। पेपर 6 है आपका रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज। तो ये सारे डिस्कशन आप कहाँ पे करेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे, जो थोड़ा हायर लेवल होता है आपका। एंड मॉड्यूल 3, तो देखो आप मॉड्यूल 3 में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला खाली 3 पेपर होता है, तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे पेपर्स क्यों दिख रहे हैं हमको। तो मॉड्यूल 3 की खासियत ऐसी है, जो पेपर 7 है ना आपका, वो सेम है, कॉमन है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे आपने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 या फिर जैसा आपने एग्जीक्यूटिव में एग्जाम प्रिपेयर किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे एग्जाम देनी होती है। लेकिन जब बात होती है पेपर 8 एंड पेपर 9 की ना, पेपर 8 एंड पेपर 9 दोनों ही आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, जहां पे आपको 100% चीटिंग अलाउड है। ऐसा भी होता है एग्जाम में, वो भी प्रोफेशनल एग्जाम में, यस ऐसा होता है। यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन में यही होता है कि आप दुनिया भर की जितनी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, जो बुक्स आप कैरी कर सकते हो एग्जाम हॉल में, लेके जाओ बेंच पे, अपने एग्जाम पेपर के बाजू में बुक्स रखो, बुक खोलो, क्वेश्चन देखो, आंसर ढूंढो, क्वेश्चन देखो, आंसर ढूंढो, जितना आप करना चाहते हो कर लो। आपको कोई भी एग्जामिनर आपके आके रोकेगा नहीं कि आप क्यों बुक लेके बैठे हो, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, जहां पे स्टूडेंट्स को बुक लेके जाना अलाउड होता है। यहां तक समझा। तो यहाँ पे आपको जो पेपर 8 में क्या डिस्कस किया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। तो बहुत सारे केस स्टडीज हुए इंडिया में, शुरुआत से लेकर अभी देखोगे तो बहुत सारे केस है, 1000+ केस लॉज है। तो आपको कोई भी केस कहीं से भी उठा के पूछ लेंगे, आपको वो अपने बुक्स में ढूंढनी है। अगर आपको याद है तो आप लिख लो, नहीं याद है तो आपको ढूंढनी पड़ेगी और आपको अटेंड करना पड़ेगा पेपर। दिस इज ऑल्सो फॉर 100 मार्क्स। एंड जो पेपर 9 है आपका, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास 8 सब्जेक्ट है, 8 पेपर से, 8 में से आपको जो अच्छा लगता है आप वो टॉपिक का पेपर सिलेक्ट कर लो। तो किसी को बैंकिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस लेते हैं, किसी को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट होता है तो वो इंश्योरेंस लेते हैं, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज एंड प्रैक्टिस, फॉरेंसिक ऑडिट में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो वो ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, अगर आपका DT डायरेक्ट टैक्स अच्छा है तो आप ये ले सकते हो, लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस, वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिसेस। तो ये दिए हुए 8 सब्जेक्ट में से जो आपका फेवरेट है, जो आपको इजी लगता है, आप कोई भी एक सिलेक्ट करो। जैसे अगर आपको फॉरेंसिक ऑडिट लेना है तो आप ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, ऑप्ट करो इस सब्जेक्ट के लिए, और ओपन बुक एग्जामिनेशन इसकी भी होने वाली है। तो आपके पास जितने भी नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, जितने भी नंबर ऑफ बुक्स आप कैरी कर सकते हो, आप लेके जाओ अपने साथ एग्जामिनेशन में, आप वो बुक लेके बैठो, बाजू में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। ओके, तो ये था CS प्रोफेशनल का सिलेबस। तो अब देखते हैं कि टॉप CS इंडिया में कौन है। यूजुअली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम सुने होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, वैसे CS भी बहुत फेमस होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज को जिनका कंप्लायंस हैंडल करते हैं वो बड़े बड़े CS होते हैं, वो अच्छे अच्छे CS होते हैं। तो पहला देखो, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड HUL के CS कौन है, मिस्टर देव वाजपेयी, ही इज द CS फॉर HUL कंपनी। श्रीमती सावित्री पारेख रिलायंस इंडस्ट्रीज की CS है। पर्वत सीमा कांचीनंदाम टाटा स्टील्स के CS है। मिस्टर मणिकांता AGS इन्फोसिस के CS है। एंड शिवाराम नायर L&T के CS है। L&T का ये फुल फॉर्म है, देखो आपको प्रोनाउंस करने आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारे टॉप CS हो गए। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट CS। मैंने मेरे साइड से ट्राई किया है कि सारे इंफॉर्मेशन कवर करने का, इंक्लूडिंग फीस एंड ड्यूरेशन। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको पूछना है जो मैंने इस वीडियो में आपके हिसाब से नहीं कवर किया, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज 2 नंबर्स, और आप हमको आके मिल सकते हैं इस लोकेशंस पर।
और आप अगर हमको फॉलो कर सकते हो तो कीजिए प्लीज़। हमारा ये व्हाट्सएप आईडी है, यहाँ पे आप अपने मैसेजेस, क्वेरीज मेल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है इलाइट गुरुकुल करके, यहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हो और हमारे जो रेगुलर पोस्ट होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो। हमारा एक यूट्यूब चैनल है इलाइट गुरुकुल करके, अगर आपको कोई लेक्चर्स देखना है कि हम कैसे लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, कौन हमारे फैकल्टीज है, कौन टीम मेंबर्स है, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। प्लस आप हमको टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम का आईडी है। आप हमें मेल लिख सकते हो, अगर आपको कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है हमारे साथ तो यू कैन राइट अ मेल टू अस ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आईडी। दिस वाज ऑल अबाउट CS कोर्स। I hope you liked the video and it was very helpful for you. Thank you.